हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। पूरे देश में जब भय का माहौल था, शेयर मार्केट 4 से 5% गिर चुका था। निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ आप ये कहिए कि ऐसा कोई कंपनी था ही नहीं जहां पर कि 5 से 10%, कोई कंपनी तो 20-20, 30-30% गिर चुका था। वैसी स्थिति में यदि कोई कंपनी नहीं गिरे, जिसमें गिरावट नहीं हो, इसका मतलब कुछ तो बात है। और यदि वैसी गिरावट में कोई कंपनी काफी तेजी से बढ़े, जिसका शेयर प्राइस, इसका मतलब कुछ तो बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो इस मार्केट फॉल में, जो कि निफ्टी 5% गिरा और कई सारे शेयर 20-30% गिरे, वैसे समय ये शेयर 20% से ज्यादा बढ़ा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसका एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑर्डर, सारा चीज, और समझेंगे कि आखिर इसमें बढ़ने का क्या कारण था। क्योंकि हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसके पहले यदि हम उसका एनालिसिस ठीक ढंग से नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में किसी वजह से मार्केट फॉल या अन्य कोई भी कारण से शेयर प्राइस में गिरावट आ जाएगी तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और अभी भी वही हुआ था। अभी इंडिया की लड़ाई किसी दूसरे देश से नहीं हो रही थी। इजराइल, ईरान, उस तरफ के देश में आपस में कोई किसी पर मिसाइल छोड़ रहा है, कोई बम फेंक रहा है। इस वजह से, सेंटिमेंट्स के वजह से यहां का शेयर बाजार गिर गया। जिस शेयर को, जिस कंपनी को हम होल्ड कर रहे थे पिछले 6 महीना से, 1 साल से, 2 साल से, हम में से बहुत सारे लोग या तो प्रॉफिट बुक कर लिए या लॉस बुक करके निकल गए। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, उस फैक्ट्री में क्या आग लग गई थी, या उसका कुछ ऑडिट में प्रॉब्लम आया था, या क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, तो क्यों हम सेल कर दिए। इसका मतलब है क्या कि हमारे अंदर उस कंपनी के प्रति पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और हम कहीं से रिकमेंडेशन आया और हम खरीद लिए थे। इस वजह से जरा सा ही वही मार्केट फॉल आने के वजह से वो कंपनी का शेयर प्राइस गिरा और हम सेल कर दिए। तो ये जो मैं आज BASF इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसके बारे में आपको पूरी एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से मैं करके बताऊंगा। और आपके अंदर एक कन्विक्शन आएगा कि नहीं, यदि मैं इस शेयर को बाय करूंगा तो इस शेयर को मैं समझता हूं, इस कंपनी को समझता हूं, और इसके बढ़ने का कारण भी मैं समझता हूं। किस तरह की गिरावट आएगी जो मैं सेल करूंगा, ये सारा चीज आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और ये मैं वीडियो बना रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से। आप इसमें जो मैं कंपनी या शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा, वो निश्चित तौर पर मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप अपना खुद का एनालिसिस करके ही बाय, होल्ड या सेल करेंगे। देखिए, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने शेयर किया है। अभी देखिए कि ये 26 तारीख का डेट है, और 26 तारीख के बाद से ही मार्केट में फॉल आया था। और इसको जब हम देखते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये 26 तारीख का कैंडल है। देखिए प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। वॉल्यूम के साथ बढ़ना एक बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, यानी कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये देखिए कि यहां से जब हम लोग देखते हैं तो टोटल कितना बढ़ गया। ये इस जगह पे, हाँ, यहां से दिखाई पड़ रहा है। ये कैंडल आप देखिए 27% के आसपास ये इसका शेयर प्राइस उस दिन से बढ़ा। जिस समय की सारी कंपनी, देखते हैं निफ्टी का चार्ट, आप देखिए निफ्टी 50 देखिएगा। 26 तारीख को बनाया था हाई, उसके बाद 27 को भी फॉल आया है। यहां से देखिए कि निफ्टी 50 जो गिरा था ना,
ये करीब 5% से ज्यादा गिरा था। और सीएनएक्स मिड कैप देखें तो मिड कैप कितना गिरा था। निफ्टी मिड कैप देखिए, ये भी 25 के बाद से गिरना स्टार्ट हुआ, और यहाँ देखिए ये भी करीब 5.8% यानी 6% के आसपास निफ्टी मिड कैप भी गिरा। और वैसे में आपका बीएएसएफ जो आपने देखा वो 25% के आसपास इसमें इसका शेयर प्राइस बढ़ा। इसका मतलब इस गिरावट में भी इसके जो इन्वेस्टर थे, जो जिन्होंने होल्ड करके रखा था, वो पैनिक सेलिंग नहीं किए, वो बेच कर नहीं निकले। दूसरी बात कि इसका डिमांड बना रहा और इसमें खरीदारी होती रही, इन्वेस्टमेंट होता रहा, तभी तो इसका शेयर प्राइस बढ़ा। क्योंकि प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि डिमांड में है ये शेयर। चलिए इसका समझते हैं कि आखिर आ, इस ये बीएसएफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। मार्केट कैप ये स्मॉल कैप के अंतर्गत है, और ये केमिकल सेक्टर इसका है, और इंडस्ट्री है पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स। हम समझेंगे सबसे पहले कि इस सेक्टर के अंतर्गत ये जो इंडस्ट्री है, तो और कौन कौन सी इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर में आती है। क्योंकि अभी तक हम जानते थे केमिकल सेक्टर, लेकिन केमिकल सेक्टर में बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री है, और एक इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। तो देखिए कि एक पेंट्स इंडस्ट्री आती है, मान लीजिए एशियन पेंट्स है और बीएएसएफ, एक दूसरे का कोई कंपटीशन नहीं है एक दूसरे से, दोनों का अलग क्षेत्र है। तो सिर्फ हम सेक्टर समझना नहीं, इंडस्ट्री भी समझना होगा कि हमारा एक किस इंडस्ट्री में आता है। तो ये पेंट, और इसके अंतर्गत 8 कंपनी आती है। पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल जिसके अंतर्गत ये हमारी बीएएसएफ है। केमिकल भी एक इंडस्ट्री है, डाइज एंड पिगमेंट्स 22 कंपनी इसके अंदर आती है। फर्टिलाइजर्स और कार्बन ब्लैक, इतनी सारी इंडस्ट्री, यानी कि टोटल 6 इंडस्ट्री आती है इस सेक्टर, केमिकल सेक्टर के अंतर्गत। हम इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में आप देखिए कि जो 2023 में एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारे देश का, उसने बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाया था लास्ट ईयर। और ऐसा अनुमान है कि 2023 से 28, पिछले साल ऐसा कैलकुलेशन करके अनुमान लगाया गया कि आने वाले 5 साल में 2028 तक में 8.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से ये बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री बढ़ेगा। मैं ये बीएसएफ लिमिटेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है 8.5%। ये समझिए, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। यदि कोई सेक्टर, कोई इंडस्ट्री बढ़ता है ना, ग्रो करता है, और उस तो उसके अंदर में जितनी कंपनी आती है ना, कंपनी बढ़ रही है, कंपनी काम कर रही, ग्रो कर रही, तभी तो इंडस्ट्री बढ़ रहा है। इसका मतलब है क्या कि उसके अंतर्गत आने वाली सारी कंपनी के ग्रो करने का काफी चांसेस है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही है। इंडस्ट्री बढ़ने का बहुत सारा कारण होता है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, बहुत बार कंपनी एफर्ट लगाती है, उनको बिजनेस मिल जाता है अपने देश में या बाहर में एक्सपोर्ट करने का, ऐसा मिल जाता है प्रावधान। तो मार्केट साइज जो होने अभी 2022 में था $6 बिलियन, ठीक है, 2022 में पहुंच गया था। और ये ऐसा अनुमान है कि 2028 तक ये 9.82 बिलियन होने का अनुमान है। क्योंकि इस रेट से ग्रो करेगी तो यहां तक तो पहुंचेगा ही। और ये जो ग्रोथ है, उसको ग्रोथ का जो मुख्य फैक्टर है, उसका जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट होने का मतलब क्या है कि सपोर्ट कई तरह का होता है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें पैसा ही इन्वेस्ट करे। कई बार गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बनाती है जिससे कि उस इंडस्ट्री को ग्रो करने का काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है। इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड काफी बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। और रोबस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी काफी मजबूत है, यहाँ जहां से हम लोग काफी ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंतर्गत जो कंपनी आती है, वो अपने प्रोडक्ट का काफी एक्सपोर्ट करती है और करने वाली भी है। अगला पॉइंट देखिए
कि 2024 यानी इस साल के लिए ऐसा अनुमान है कि ये और आगे यानी कि 10 to 12% इस साल ये 10 to 12% से ग्रो करना करना चाहिए, ऐसा अनुमान है। ऐसा यानी जो लोग इसका एनालिसिस किए हैं उनके हिसाब से 10 to 12% ये इंडस्ट्री इसी साल ग्रो करने वाली है, और जिसका नतीजा हम देख भी रहे हैं कि मार्केट फॉल होने के बावजूद ये कंपनी में गिरावट देखने के लिए नहीं मिला। और ये जो इसका ये जितना परसेंट से राइज कर रहा है उसका कारण क्या है? डोमेस्टिक कंजम्पशन, चूंकि हमारा देश में काफी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कोई भी चीज का कंजप्शन है उसके हिसाब से इस केमिकल का भी काफी कंजप्शन है यहाँ। और एक्सपोर्ट भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इस कंपनी का और इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू एक्सपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि हर चीज में टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, और इस कंपनी में इस इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी का काफी योगदान रहा है। और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जैसे कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो चला रही है गवर्नमेंट, तो इन सब के वजह से अभी आगे अपवार्ड यानी कि ये और आगे ग्रो करने का काफी चांस है। ये तो इंडस्ट्री के बारे में हम समझ गए कि इंडस्ट्री पूरी ग्रो करने वाली है। अब हम समझेंगे इस कंपनी के बारे में कि BASF इंडिया लिमिटेड, इसका सबसे पहले आप जान लीजिए इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, क्या करती है। सबसे पहले ये BASF इंडिया लिमिटेड कंपनी BASF ग्रुप का ही एक पार्ट है, और ये BASF ग्रुप एक पूरा ग्रुप है। इसके अंतर्गत 1,10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं पूरे दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहां पर कि इसका ब्रांच नहीं हो, सब्सिडरी नहीं हो, इसके एम्प्लॉय या इसके पार्टनर लोग काम नहीं कर रहे हो। इसको इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी 1865 ईस्वी में। समझिए कि कितनी पुरानी कंपनी है और कितना मजबूत है। यानी अब एक तो इतनी पुरानी है और अभी तक चल रही है, प्रॉफिट में है और एक्सपेंड कर रही है, और इतने सालों में यह काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है, और ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल कंपनी बन चुकी है। और इनका पूरी दुनिया में हर जगह हर कंट्री में इनका प्रेजेंस है, इंडिया में भी ये अवेलेबल है। एक तो BASF ग्रुप हो गया पूरा कंपनी, इसके अंतर्गत है BASF इंडिया लिमिटेड। और जो ये BASF इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई 1943 में हमारे देश में, 1943 ईस्वी में, जो कि BASF ग्रुप का ही एक सब्सिडरी है। और ये अपना इंडियन मार्केट को ये कंपनी देखती है। BASF इंडिया का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के एग्रो केमिकल यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, और केमिकल सेक्टर में काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। एग्रो केमिकल क्या हो गया? एग्रीकल्चर केमिकल। BASF लिमिटेड का पोर्टफोलियो जो है उसके अंतर्गत 6 सेगमेंट है। जैसे मैंने बताया एग्रो केमिकल और केमिकल ना, तो अलग अलग 6 सेक्टर का ये प्रोडक्ट बनाती है, ये उसका उससे संबंधित केमिकल या सामान बनाती है। एक सेगमेंट क्या है? एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, जो खेती बाड़ी से संबंधित है, जिसमें कि बीज आ जाता है, खाद आ जाता है, जो कीटनाशक दवाएं हैं उसके लिए केमिकल बनाना, तो ये आ जाता है कहाँ? एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में। दूसरा है मटेरियल, तीसरा है इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, चौथा है सरफेस टेक्नोलॉजी, पांचवा न्यूट्रिशन एंड केयर, और छठा केमिकल। ये 6 अलग अलग सेगमेंट में BASF इंडिया लिमिटेड काम करता है। अब देखिए इसके रेवेन्यू को देख लीजिए। रेवेन्यू जो है ये फिजिकल ईयर लास्ट ईयर यानी 2023-2024 का है। इसमें एक 137,674 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू यानी सेल्स जनरेट हुआ था, ये काफी ज्यादा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा वो 7,589 मिलियन रहा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट रहा कितना? 5,635 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है।
और बीएसएफ इंडिया जो है ये लीडिंग प्लेयर है इंडिया का एग्रो केमिकल मार्केट में, और कंट्रीब्यूट करती है क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में, इनका काफी योगदान रहा है। इसका जो पोर्टफोलियो है इस कंपनी का, उसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी बनाती है। ये देख लीजिए रेवेन्यू। रेवेन्यू को प्रोडक्ट वाइज मैंने अलग अलग किया है। इसके कंपनी का वेबसाइट पर ही अवेलेबल था, प्रेजेंटेशन फाइल था या कुछ और फाइल था, उससे मैंने लिया है। देखिए इसमें हम समझते हैं कि किससे कितना 6 सेगमेंट में काम कर रही है ना, तो किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मटेरियल से 30%, सबसे ज्यादा ये मटेरियल सेगमेंट से ये प्रॉफिट जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, नॉट प्रॉफिट यानी सेल्स आता है। न्यूट्रिशन एंड केयर से 21%, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से 16%, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन से 14%, केमिकल से 12%, सरफेस टेक्नोलॉजी से 6% और अदर से 1% है। चलिए हम अब प्रोडक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो क्या क्या बनाती है। एग्रीकल्चर को हम समझते हैं, क्योंकि देखिए इसका यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉफिट होने का कारण भी है हमारा भारत देश जो है, चूंकि यहाँ पर मुख्य रूप से खेती पर लोग निर्भर करते हैं, तो बड़े पैमाने पर यहाँ खेती की जाती है। तो ये कंपनी ये बनाती है क्रॉप प्रोटेक्शन का केमिकल या प्रोडक्ट, ऐसा बनाती है जिससे क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसमें पेस्टिसाइड्स भी आता है, हर्बिसाइड्स भी आता है, जो कि जो फसल है, पैदावार है, उसको बढ़ा सके। उसके अलावा ये ऐसे ऐसे सीड्स बनाती है जिसमें कि यानी कि जो पेस्ट, कीटाणु और जो बीमारियों से लड़ सकने के लिए ज्यादा मजबूत हो, लचीलापन हो, इस तरह का सीड्स वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अब आते हैं ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में ये बना रही है। ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन में देख लेते हैं कि ये ऐसा इनोवेटिव मटेरियल सप्लाई करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिससे कि वो अपने सेफ्टी को और इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। यानी जो क्या बोलते हैं कि जो व्हीकल बनाती है कंपनी, उसको ये प्रोडक्ट या केमिकल प्रोवाइड करती है बीएसएफ इंडिया। और इसके प्रोडक्ट के द्वारा वे अपने जो मान लीजिए 4 व्हीलर बना रहे हैं या बस या ट्रक जो भी बना रहे हैं या एरोप्लेन जो बनाते हैं, उसके अंदर इसके दिए हुए प्रोडक्ट को यूज करके वो सेफ्टी को इन्हांस करते हैं और फिर अपनी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा ये कोटिंग, कोटिंग के लिए भी ये प्रोडक्ट या और केमिकल देती है, जिससे कि व्हीकल और अच्छा दिखे और ड्यूरेबल हो, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग हो उसका। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी इसका, चूंकि देखिए केमिकल जो है ना वो कोई क्षेत्र ही नहीं है इस ऐसा जहां पर आप केमिकल को यूज ना करें। यानी किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर का हम जो है मतलब सोच भी नहीं सकते किसी इंडस्ट्री के बारे में बिना केमिकल का प्रयोग किए। तो केमिकल का यूज तो हमें हर इंडस्ट्री में करना है। तो कंस्ट्रक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है बीएसएफ इंडिया। उसके अलावा इसका फोकस रहता है एनर्जी, मैंने प्रोडक्ट ऐसा दें जिससे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल हो, यानी लॉन्ग लास्टिंग हो, वैसा प्रोडक्ट वो सप्लाई करती है। पर्सनल केयर और हाइजीन में भी ये प्रोडक्ट अपना बनाकर देती है, और जिस ऐसा इंग्रेडिएंट्स देती है जो कि कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है जो कंपनी, उसको ये केमिकल प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके वो कंपनी। और ये साथ ही साथ जो है वैसा भी केमिकल प्रदान करती है जो रेगुलेटरी के स्टैंडर्ड को फुलफिल करता हो, जो नियम नियम बना है ना सरकार के द्वारा, उसको ब्रीच ना करता हो और कस्टमर को भी बेनिफिट हो। यानी कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर रहे हैं
वो तो कस्टमर को भी फायदा हो और जो नियम है उसको भी उसके अकॉर्डिंग हो, इस तरह का केमिकल ये उस कंपनी को प्रोवाइड करती है। तो ये तो उससे संबंधित हो गया क्या प्रोडक्ट है। अब हम समझ लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का। देखिए कंपनी चूंकि ये 35,930 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है इसका, और करेंट प्राइस अभी 8,300 रुपया है। स्टॉक पी 54, इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा पी के बारे में आपको। आरओसी तो 25% है, मैंने बताया ही, मोर देन 15% यदि आरओसी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, आरओसी भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर का थोड़ा कम है, मोर देन 15% रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ में थोड़ा कमी होने के बावजूद चूंकि ये प्रॉफिट बना पा रही है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट ज्यादा बना पाने का, क्योंकि इसका जो है वो जो खर्च एक्सपेंस है इस पर कंट्रोल है कहीं ना कहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, यानी कर्जा नहीं के बराबर है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। करेंट रेशियो मोर देन 1 रहना चाहिए, वेरी गुड। और ईपीएस 150 सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स का एवरेज देखिए तो मोर देन 15% है। लास्ट ईयर यदि कम भी हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एवरेज देख लीजिए ना, बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। ये एवरेज 15% से ग्रो कर पाना 7 साल, ये बहुत बड़ा है। और आरओसी 7 साल का एवरेज 15% देना भी ये आसान बात नहीं है। ओपीएम थोड़ा कम है, ओपीएम एवरेज भी कम है, लेकिन चलिए, और बाकी चीज इसमें काफी अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं इसका फाइनेंशियल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें देख लीजिए कि जो सेल्स है ना, शेष जब हम देखते हैं यहाँ 2019 से 6,000 से 7,000, फिर 9,000, फिर 13,000, 13,000, 13,000, फिर 14,000, यानी बढ़ ही रहा है, सेल्स कभी घटा नहीं है। और जब हम नेट प्रॉफिट देखिए, तो नेट प्रॉफिट देखिए 2020 से 21 में आइएगा तो बहुत बड़ा जंप आया था, 23 से सीधा 553 करोड़ हो गया। उसके बाद भी बढ़ ही रहा है, घटना नहीं है ये। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ 671 करोड़ है। ये देख लीजिए पी का मैंने बनाया है एक स्लाइड, इसमें देखिए अर्निंग पर शेयर काफी ज्यादा है। पी अभी भी कम ही है, इंडस्ट्री से ज्यादा होने के बावजूद पी कम है। इसका मतलब क्या है ना कि शेयर प्राइस से ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि शेयर प्राइस ग्रो करने का चांस है, क्योंकि अभी ईपीएस के साथ के अकॉर्डिंग यदि हम कंपेयर करें तो पी फिर भी अभी कम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे और बढ़ना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस में तो हम लोग वहां चार्ट पर देखे, फिर चल के देख लेंगे। अभी देखिए 6 महीना में यह डबल हो गया, और करीब करीब ये आप देखिए कि 4 साल में यह करीब आपका रिटर्न दिया कितना, 6x रिटर्न दे चुका है 4 साल में। तो ये बहुत ज्यादा है। एक बार टेक्निकल में यहाँ चल के देख लेते हैं, सॉरी, इसमें देख लीजिए। ये जब देखिएगा इसका मंथली चार्ट देखिए, मंथली में 2020 में जुलाई से जो बढ़ना शुरू हुआ ना, उसके बाद आप देखिए ना, एग्जिट दिया ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा 2-3 महीने के लिए यह EMA 21 के नीचे आया था। और चूंकि देखिए 2021 अगस्त के बाद से जो एक वॉर चल रहा था किसी देश में, यूक्रेन वाला जो वॉर था, उसके वजह से यहाँ पर पूरा मार्केट काफी डाउन ट्रेंड में चला गया था। उस समय भी ये उतना नहीं गिरा था, करीब 35% गिरा था। लेकिन उसके बाद फिर जब मार्केट ठीक हुआ तो उस समय से ये फिर अप ट्रेंड में जा रहा है, और बढ़ता काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब आप यदि आपके पास शेयर है, आप होल्ड कर रहे हैं पहले से, तो अभी आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांस ऐड बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं ना, तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पहले से है, पूरा ट्रांस खरीद चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें, तो प्रॉफिट बुक करने का अभी कुछ भी नहीं यहाँ इंडिकेशन है। अभी आप प्रॉफिट बुक करेंगे ना तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मान लीजिए यहाँ से फॉल आ गया तो हम जो है ये प्रॉफिट मेरा चला जाएगा। ये इस तरह का सोच यदि रखेंगे तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि यदि मान लीजिए 8,300 अभी प्राइस है, और यहाँ से हो सकता है 16,000 चला जाए, और यहाँ से 4,000 भी जा सकता है, लेकिन एग्जिट का कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मैं
हर महीने, चूंकि जो भी शेयर डिस्कस करता हूं ना, उसको मैं हर महीने अपडेट कर देता हूं। अभी तक मैं 7-8 कंपनी के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कोर पोर्टफोलियो के लिए। चूंकि ये केमिकल सेक्टर के अंतर्गत आती है, तो केमिकल सेक्टर काफी वोलाटाइल रहा है, तो हम लोग ऐसा मतलब ये हमारा ये सोचना होता है कि केमिकल सेक्टर में हम लोग पढ़ाई करके कोर पोर्टफोलियो के लिए हम लोग उसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि ये वोलाटाइल है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो गिर जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा कहिए ना एक्सेप्शन है, केमिकल सेक्टर में होने के बावजूद ये एज ए कोर कंपाउंडर तो है। तो आप चाहें तो एज ए कोर पोर्टफोलियो इसको रख सकते हैं। और अभी आप यदि फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो पहला ट्रांच लीजिए, और पांच, जैसा मैंने बताया ट्रांचिंग सिस्टम, 5-6 ट्रांच में लेना चाहिए आपको। तो एक बार में आप सारा पैसा नहीं लगाइएगा। और फिर मैं नेक्स्ट मंथ फिर से वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको सारा जो जितना अभी तक मैंने 7-8 कंपनी डिस्कस किया वो सबको मैं अपडेट करूंगा कि अभी आपको और ऐड करना चाहिए, या आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आप में से यदि कोई भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए मेरा ये वाला चैनल का लिंक। और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।